उसके बाद में मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथ से MBBS का डिग्री प्राप्त की। 25 साल से मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुरुआत मैं करीब 3 साल पहले किया कि आने वाले समय में बच्चे पढ़ लिख के बड़े होते जा रहे हैं, लचर व्यवस्थाएं हैं। हमें लगा कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में पदार्पण होना चाहिए, लोकसभा या विधानसभा में जाकर के ही कर सकते। मानव सेवा समिति परसोड़ी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कुछ बस्तियों को गोद ली है, वहाँ हम लोग सालों भर ट्रीटमेंट देते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक मेडिकल साइंस है। उसके बाद से पूरे वर्ल्ड वाइड चिकित्सा के क्षेत्र में जा रहे हैं। पार्टी ज्वाइनिंग करने का मेन मकसद है उसकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना। दूसरी बात है कि सामाजिक आपसी भाईचारा, इसीलिए मैंने ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। जो बिजनेस सबको नहीं कर सकता है, अगर मान लीजिए किसी का सरकारी नौकरी हो गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी अच्छी कंपनियां जो टाटा स्टील वगैरह, इस सब में जो जॉब हो जाएगा तो लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाएगा और कृषि को यदि उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, और जो नौकरी की संभावनाएं हैं, सब लोग नौकरी में तो नहीं जा सकते हैं, ये भी तय है। देखिए, यहाँ ज्वलंत मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। कोई मान लीजिए काम कर रहा है, कुली का उसको 400 है, वही रेजा काम कर उसको 300 रुपया है। उनमें शिक्षक की नई बहाली होगी और कैसे स्कूल में ड्रॉप आउट बच्चे नहीं हो, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। सरकार की और इकाइयां जैसे है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में मान लीजिए हम और नियुक्तियां बढ़ा करके। और जमशेदपुर में पानी की व्यवस्था की बहुत ज्यादा कमी है। नदी के आसपास और जो बस्तियों में लोग रह रहे हैं, उन्हें पेयजल सही ढंग से मुहैया कराया जा सके। डैम वगैरह हर नदी के किनारे किनारे और जगह पर डैम बना करके पानी को स्टोरेज हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपस में नैतिकता बढ़ाने के लिए हमें आपस में भाईचारा लगाना होगा, और जो नैतिक शिक्षा वगैरह, जो मूल्य आधारित शिक्षा है, उस पर जोर देना होगा। यदि मूल्य आधारित शिक्षा, ठीक है, बचपन उस कम्युनिकेशन को गैप को काटा जाएगा, ठीक है, उसको पेरेंट्स मीटिंग टीचरों से बुला करके उसकी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। नमस्कार, मैं धर्मवीर सिंह इंडिया एंड इंडियंस ग्रुप से आप सभी तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज जुबली पार्क में हूं। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां पारा चढ़ने लगी है, और इसी क्रम में हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, सब अपने चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं और सब जन जागरण कर रहे हैं। अपने पार्टी के जितने भी मुद्दे हैं उनसे रूबरू करवा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के श्री इंदल कुमार सिंह। नमस्कार सर, आपके इस व्यस्तता में हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद, और इंडिया एंड इंडिया से आपका स्वागत करता है। सर, आप अपने शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए। आपका आगमन कैसे हुआ जमशेदपुर में आपने क्या क्या किया, और आपने चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया? जमशेदपुर में मैं 93 में आया था। नमस्कार, जमशेदपुर में मैं 93 में आया था। इंटर पास करने के बाद में यहाँ पर मैंने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथ से MBBS का डिग्री प्राप्त की। फिर मैंने MD किया, और 25 साल से मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। और राजनीति में आने का शुरुआत मैं करीब 3 साल पहले किया। 3 साल पहले शुरुआत इसलिए किया कि मैंने जब देखा कि आने वाले समय में बच्चे पढ़ लिख के बड़े होते जा रहे हैं और जॉब की कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। हेल्थ व्यवस्था में लचर व्यवस्थाएं हैं। इन सब व्यवस्थाओं को देखने के बाद हमें लगा कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में पदार्पण होना चाहिए, ताकि समाज की समस्याओं को समझ करके उसका निदान हम लोकसभा या विधानसभा में जा करके ही कर सकते हैं। इसके अलावा हम सामाजिक कार्यों से कई जगह से हमारा जुड़ाव रहा है। मानव सेवा समिति परसोड़ी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। वो समिति रायरंगपुर में 250 कुछ बस्तियों को गोद ली है। वहाँ हम लोग सालों भर ट्रीटमेंट देते हैं। उन लोगों को साल में एक बार नया कपड़ा देते हैं, और हम लोग वहाँ खाना खिलाते हैं। आपने बोला इलेक्ट्रोपैथ, ये क्या है? इसके बारे में कुछ बताइए हमें। इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक मेडिकल साइंस है, 5वीं मेडिकल साइंस है। इसका आविष्कार डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने 1865 ईस्वी में इटली में किया था। उसके बाद से यह पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, और इससे लोग शिक्षण प्राप्त करके चिकित्सा के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो आप जन जागरण और सुरक्षा और जनता के मुद्दों पे काम करने के लिए आपने पार्टी क्यों ज्वाइन की? अगर आप सामाजिक कार्य कर रहे थे अपने अकेले चलते, तो आपने पार्टी क्यों ज्वाइन किया? पार्टी ज्वाइनिंग करने का मेन मकसद है कि जो बहुजन वर्ग है उसकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना। और अभी जो स्थिति चल रही है देश में, आप लोग देख ही रहे हैं कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी लोगों की सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, पहली बात। दूसरी बात है कि सामाजिक आपसी भाईचारा बने समाज में कैसे, ये केवल इलेक्ट्रोपैथ में जुड़ के नहीं हो सकता है। बिना राजनीतिक भागीदारी का
समाज में समता, बंधुता ये नहीं आ सकता है। इसीलिए मैंने ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइनिंग किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मोदी जी जनता को बिजनेस के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो आप क्यों नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं? अगर जनता अगर खुद अपना नौकरी उत्सर्जन करेगा तो उसमें और आदमी लोगों को उसमें जोड़ के अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन आप नौकरी पे ही क्यों फोकस किए हुए हैं? देखिए, जो बिजनेस सब कोई नहीं कर सकता है, लेकिन नौकरी जो है ना, पढ़ लिखने के बाद में वहाँ सुरक्षित रहता है आदमी, इकोनॉमिकल रूप से वहाँ सेफ रहता है। किस तरह सेफ रहता है? अगर मान लीजिए किसी का सरकारी नौकरी हो गया तो वहाँ वो सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को आर्थिक दृष्टिकोण से। तो आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दिलवा सकते हैं? जी हाँ, सबको सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं दिलाया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी अच्छी कंपनियां जो टाटा स्टील वगैरह है, इस सब में जो जॉब हो जाएगा तो लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। जी, यहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है कि 50 सालों में यहाँ खाना मुश्किल हो जाएगा, खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी तरफ आप क्या सोचते हैं? उसकी तरफ देखिए, कृषि जो हमारा भारतवर्ष कृषि में सबसे उत्तम माना जाता है, और यहाँ अगर कृषि में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाएगा और कृषि को यदि उद्योग का दर्जा दिया जाएगा तो बहुत हद तक हम भोजन व्यवस्था फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन उसको उद्योग का दर्जा देना। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अगर कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा, और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जनता को नौकरी की कमी महसूस हो रही है, तो ये आप जो बोल रहे हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसे आप कैसे समझते हैं और कैसे आप जनता को समझाना चाहेंगे? नौकरी और कृषि के बीच का जो अंतर है उसे कैसे बताएंगे आप? कृषि जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है रोजगार देने के लिए। अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा तो खेती भी करके अच्छा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। और जो नौकरी की संभावनाएं हैं, सब लोग नौकरी में तो नहीं जा सकते हैं, ये भी तय है, लेकिन जो लोग नौकरी में नहीं जाएंगे पढ़ लिख करके, उनको कृषि सेक्टर में अपना रुचि के अनुसार उसे जा सकते हैं। इसीलिए उन लोगों को नई टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षण देना होगा। सर, जैसे कि आप जोर दे रहे हैं कृषि के ऊपर और नौकरी के ऊपर, तो कृषि में किस तरह के वैज्ञानिक पद्धति के बारे में आप बात कर रहे हैं? क्या क्या पद्धति नई आई है? क्या नया टेक्नोलॉजी का उत्थान हुआ है? देखिए, इसके लिए तो आप कृषि वैज्ञानिक से अगर पूछेंगे तो हमसे खैर वो लोग समझेंगे। हमें कृषि वैज्ञानिकों को अपने साथ रख करके इस चीज पर आप लोग उनका इंटरव्यू लेना चाहिए कि नई खेती में क्या संभावनाएं बनती है, वो नए किसानों के लिए क्या कैसे खाद बढ़िया उपयुक्त होगा, क्या बीज होगा, ऑर्गेनिक खेती कैसे कर सकता है किसान, उसका उत्पादन कैसे बढ़ेगा देश के लिए। ये सारी समस्या तो जो कृषि में रिसर्च कर रहा है वो लोग बताएंगे। तो सर, जैसे हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं मुद्दा जो भारत लेवल पे है, लेकिन अगर हम आते हैं निजी मुद्दा जो पूर्वी के मुद्दे हैं, तो आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों पे आप बात करके आप जनता से वोट मांग सकते हैं? देखिए, यहाँ ज्वलंत मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है, और समानता की बात है। यहाँ पर जो हमारा झारखंड है, यहाँ एक ही काम के लिए अलग अलग सैलरी मिलती है। कोई मान लीजिए काम कर रहा है, कुली का उसको 400 है, वहीं रेजा काम कर उसको 300 रुपया है। ये मुद्दा है। शिक्षा का मुद्दा है कि ये गरीब है। खनिज से भरा संपदा होने के बाद भी यहाँ गांव देहातों में गरीबी भरी है। उनके शिक्षा का मुद्दा हमारे पास में है कि अगर जो गवर्नमेंट का विद्यालय है उसी को सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाए तो शिक्षा वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल है उनका जो फीस है ये एफोर्ड लेबर वर्ग नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? इसके लिए यदि हम लोग सरकार में आएंगे तो जितने भी सरकारी विद्यालय है उन लोगों को सुव्यवस्थित ढंग से और मैंने बड़े पैमाने पर सुधारा जाएगा। उनमें शिक्षक की नई बहाली होगी और कैसे स्कूल में ड्रॉप आउट बच्चे नहीं हो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। जैसा कि सर आप स्कूल की बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूल की, तो सरकारी स्कूल की मुख्य जो प्रॉब्लम है वो है कि जब भी इलेक्शन आता है या कोई भी सरकारी काम होता है तो वहाँ स्कूल बंद कर दिया जाता है, और जो शिक्षक हैं वो चुनाव में लग जाते हैं, या कोई भी अगर पोलियो ड्रॉप हो तो उसमें लग जाते हैं, या कोई भी सरकार का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें सरकारी स्कूल से टीचर को लिया जाता है। तो आप ऐसा क्या व्यवस्था करेंगे कि सरकारी काम भी हो जाए और सरकार में जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके शिक्षा भी प्रभावित ना हो? तो उसके लिए क्या आप क्या कदम उठाएंगे, और आप जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? और देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको तो शिक्षण का ही कार्य करना चाहिए। सरकार की और इकाइयां जैसे है जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में मान लीजिए हम और नियुक्तियां बढ़ा करके, क्योंकि सभी जगह नियुक्तियां बहुत पुअर स्टेज में है। आप लोग सर्वे कर सकते हैं इस चीज का जाके स्वास्थ्य केंद्रों में। वहां अगर नियुक्ति बढ़ जाएगी तो वो समस्या का समाधान हो जाएगा।
और जमशेदपुर में पानी की व्यवस्था की बहुत ज्यादा कमी है। नदी के आसपास के क्षेत्र में पानी तो है ही नहीं। जो भी पानी अगर नदी से पीते हैं तो उन्हें डेंगू, मलेरिया और तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि नदी साफ हो, स्वच्छ हो और नदी के आसपास और जो बस्तियों में लोग रह रहे हैं उन्हें पेयजल सही ढंग से मुहैया कराया जा सके। देखिए, नदी की सफाई के लिए सबसे बढ़िया बेहतर ये उपाय है कि हम नदी को गंदा ही नहीं करें। नदी अपने आप साफ रहेगा। अगर हम शहर से निकलने वाले पानी का सुव्यवस्थित ढंग से कहीं व्यवस्था कर दिया जाए प्रशासनिक स्तर पर, जहाँ से कि वो पानी की सिंचाई के इस्तेमाल हो सकता है, तो नदी गंदा नहीं होगा, तो नदी अपने आप साफ रहेगा। ठीक है, पानी की जो समस्याएं हैं और लोगों की, तो डैम वगैरह हर नदी के किनारे किनारे और जगह पर डैम बना करके पानी को स्टोरेज हम कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात है कि यहाँ से गंगा नदी बहुत दूर नहीं है, वहाँ से पाइपलाइन के द्वारा भी अगर व्यवस्था गवर्नमेंट स्तर पर किया जाएगा तो हमारे शहरों गांव तक पानी वहाँ से लाया जा सकता है। आप देख रहे बिहार में कितनी बाढ़ से विभीषिका पैदा होती है, वहाँ के पानी को अगर ट्रांसफर करने की व्यवस्था कर दिया जाए तो यह जल की समस्या हमको लगता है कि झारखंड में हल है। और जैसे मान लीजिए कि आजकल जमशेदपुर के जो युवा वर्ग हैं वो भटकते जा रहे हैं, उन्हें नशा की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और नैतिकता खत्म होते जा रही है। जैसे आपके टाइम में जितनी नैतिकता थी वो आज नहीं बची है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और अगर आप आते हैं तो क्या सुधार करेंगे कि जैसे आदमी एक दूसरे का प्रेम बढ़े और नैतिकता आपस में बढ़े? देखिए, आपस में नैतिकता बढ़ाने के लिए हमें आपस में भाईचारा लगाना होगा और जो नैतिक शिक्षा वगैरह जो मूल्य आधारित शिक्षा है उस पर जोर देना होगा। यदि मूल्य आधारित शिक्षा बचपन से जोड़ दिया जाएगा तो आदत अच्छी या बुरी जो बचपन में पड़ जाती है इंसान का, वो आदत उसको जीवन भर बने रहता है। तो यदि हम उसको प्राइमरी स्टेज में ही शिक्षा में जोड़ दें नैतिक शिक्षा को, आप व्यवहार में लाए, हम सारे शिक्षण कर्मचारी के साथ बच्चे भी व्यवहार में लाए, पेरेंट्स भी व्यवहार में लाएंगे तो होगा। अभी लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैपिंग गार्जियन बच्चे और टीचरों के बीच में हो गया है। ठीक है, तो उस कम्युनिकेशन को गैप को पाटा जाएगा। ठीक है, उसको पेरेंट्स मीटिंग टीचरों से बुला करके उसकी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। सर, आप किस पार्टी से खड़े हैं और इसका सिंबल क्या है और ये पार्टी जमशेदपुर को लेकर क्या सोचती है? देखिए, हमारी पार्टी का नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जिससे हम खड़े हैं और हमारा सिंबल है फलों से भरा टोकरी। ठीक है, संख्या नंबर 4 है। और ये पार्टी का जो उद्देश्य अभी आपने जो चर्चा किया, वही उद्देश्य हमारा जमशेदपुर के लिए भी है, पूरे भारतवर्ष के लिए हमारे पास में। तो आपके कितने कैंडिडेट उतरे हैं पूरे झारखंड में? हम लोग अभी 34 कैंडिडेट पीपुल्स ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से झारखंड विधानसभा चुनाव में है। तो आप किस किस जगह से उतरे हैं मुख्यतः? वो तो आंकड़ा देख के बताना होगा। कोल्हान में हम लोग 5 सीट पर हैं जी। जैसे पूर्वी हो गया, पश्चिम में हो गया, सरायकेला हो गया, चाईबासा हो गया, घाटशिला हो गया, ये 5 सीट इधर से हम लोग खड़े हैं। आज हमारे साथ हैं इंदल कुमार सिंह, जिनसे हम लोगों ने बात किया। उनके मुख्य जनता के बीच वो किस मुद्दे को लेकर बात करेंगे, इनके बारे में हम लोगों ने जाना, इनकी पार्टी के बारे में हम लोगों ने जाना। नमस्कार सर, आपको अपना कीमती समय देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया। ठीक ना, आगे उम्मीद करते हैं कि आप जनहित के मुद्दे अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। ठीक है जी, नमस्कार।